नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग BA 6 सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री का जो दूसरा पेपर है जिसका नाम है आर्ट एंड आर्किटेक्चर यानी कला और वास्तुकला, इससे संबंधित एक सब्जेक्टिव मॉडल पेपर का हम लोग अध्ययन करेंगे। आपका ये मॉडल पेपर कुल 3 खंड में विभाजित है, खंड अ, खंड ब और खंड स। एक एक करके यहाँ पर हम लोग तीनों खंडों का अध्ययन करेंगे। हम लोग जानेंगे कि इसमें क्या पूछा गया है और इसका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला खंड खंड अ है। इसमें आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 50-50 शब्दों में देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न है भीमबेटका। भीमबेटका पर आपको 50 शब्द में टिप्पणी लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक आवासीय स्थल है जो अपनी प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। यानी जो भीमबेटका है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और शैल चित्रकला के लिए यह प्रसिद्ध है। इन गुफाओं में आदि मानव द्वारा बनाए गए चित्र जैसे शिकार के चित्र हो गए, नृत्य के चित्र हो गए, जानवरों के चित्र हो गए, भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। इन्हें 2003 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। यानी यूनेस्को की सूची में 2003 में इसको शामिल किया गया है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सारनाथ स्तंभ। सारनाथ स्तंभ पर आपको टिप्पणी लिखना है 50 शब्द में। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण सम्राट अशोक ने 250 ईसा पूर्व के आसपास करवाया था। यह चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित है और इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 50 फीट है। 50 फीट यह ऊंचा है। इसके शीर्ष पर 4 सिंह पीठ सटा करके बैठे हैं जो शक्ति और साहस के प्रतीक माने जाते हैं। इसी स्तंभ के सिंह शीर्ष को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह और इसके धर्म चक्र को तिरंगे में शामिल किया गया है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है सांची का स्तूप। सांची के स्तूप पर आपको 50 शब्द में टिप्पणी लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित एक महान बौद्ध स्मारक है जिसका निर्माण जो है 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने करवाया था। यानी जो सांची का स्तूप है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और इसका निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था। यह अपनी अर्धवृत्ताकार संरचना और पत्थर के प्रवेश द्वारों पर की गई उत्कृष्ट नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित है। यानी इसको भी यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया हुआ है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है बेसर शैली। बेसर शैली पर आपको टिप्पणी लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि बेसर शैली भारतीय मंदिर वास्तुकला की एक मिश्रित शैली है जो उत्तर की नागर और दक्षिण की द्रविड़ शैलियों के मेल से बना हुआ है। इन दोनों शैलियों के मिश्रण से यह शैली निर्मित हुआ है। इसका विकास मुख्य रूप से विंध्य पर्वत और कृष्णा नदी के बीच दक्कन के क्षेत्र में हुआ है। चालुक्य शासकों के द्वारा इसको संरक्षण प्राप्त हुआ है। होयसल और राष्ट्रकूट मंदिरों में इस शैली की प्रमुख झलक देखने को मिलती है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। अमरावती स्तूप। अमरावती स्तूप पर आपको 50 शब्द में टिप्पणी लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। इसका जो निर्माण है वो 2री शताब्दी ईसा पूर्व में सातवाहन काल के दौरान हुआ था। यह अपनी सफेद संगमरमर जैसी चूना पत्थर की नक्काशी और मूर्तिकला की अमरावती शैली के लिए प्रसिद्ध है। इसके अवशेषों में भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं का अत्यंत सजीव चित्रण मिलता है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, खंड ब देख लेते हैं। इसमें आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 200 शब्द में देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। इसमें आपसे पूछा गया है सांची स्तूप की वास्तुगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सांची के स्तूप की वास्तुगत विशेषताएं कौन कौन सी हैं इसी के बारे में आपको लिखना है। तो आप उत्तर में लिखेंगे कि सांची का महान स्तूप मौर्यकालीन और उत्तर मौर्यकालीन वास्तुकला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। सांची के स्तूप की वास्तुकला न केवल बौद्ध धर्म के प्रतीकों को दर्शाती है बल्कि यह प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना भी है। इसकी मुख्य वास्तुगत विशेषताएं निम्नलिखित हैं। एक एक करके इसकी विशेषताओं का अध्ययन हम लोग करेंगे। पहली विशेषता है अंड। स्तूप का जो मुख्य भाग है
एक विशाल अर्धवृत्ताकार गुंबद है और इसी अर्धवृत्ताकार गुंबद को अंड के नाम से जाना जाता है, इसी को अंड कहा जाता है। यह ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है और इसके भीतर बुद्ध के अवशेष रखे हुए हैं। तो इसकी पहली विशेषता अंड है। दूसरी जो विशेषता है वो है हर्मिका और यष्ट। गुंबद के शिखर पर एक वर्गाकार बाण जैसी रचना होती है जिसको हर्मिका कहा जाता है और इसके बीच में एक मस्तूल निकलता है जिसको यष्ट के नाम से जाना जाता है, जिस पर 3 छत्रावलियां लगी होती हैं। ये इसकी दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता देख लेते हैं। तीसरी विशेषता है तोरण द्वार। सांची के स्तूप की सबसे आकर्षक विशेषता इसके चारों दिशाओं में बने भव्य तोरण द्वार हैं, यानी भव्य प्रवेश द्वार हैं। इन पर बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं का अत्यंत सूक्ष्म नक्काशी के साथ चित्रण किया गया है। अगली जो विशेषता है वो है वेदिका और प्रदक्षिणा पथ। स्तूप के चारों ओर पत्थर की एक बाण बनी है, यानी वेदिका बनी हुई है। वेदिका और अंड के बीच के खाली जो स्थान है उसको प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है, जो परिक्रमा करने के लिए होता है, जहां श्रद्धालु घड़ी की सुई के दिशा में परिक्रमा करते हैं। अंत में आपको निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि यह स्तूप ईंटों और पत्थरों के मेल से बना है, जो अपनी सुडौलता और स्थापत्य कला के लिए वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अजंता चित्रकला की विषय वस्तु का वर्णन कीजिए। अजंता चित्रकला की जो विषय वस्तु है उसके बारे में आपको बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित अजंता की गुफाएं 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 7वीं शताब्दी ईस्वी तक की बनी हुई हैं, प्राचीन चित्रकला के चरमोत्कृष्ट का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये चित्र केवल धार्मिक अंकन नहीं है, बल्कि कला और दर्शन और तात्कालिक जीवन की अद्भुत संगम है, जिनकी मुख्य विषय वस्तु बौद्ध धर्म के इर्द गिर्द घूमती है। अब इसके विषय वस्तु को देख लेते हैं, एक एक करके इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। पहला है जातक कथा, यानी जातक कथाओं का चित्रण इसमें किया गया है। चित्रों का सबसे बड़ा हिस्सा बुद्ध के पूर्व जन्मों की जातक कथाओं की है, जैसे शिवी हो गया, रूर हो गया, महाकपि जातक हो गया, इसका चित्रण इसमें किया गया है। गुफा संख्या 17 को चित्रशाला कहा जाता है, क्योंकि यहाँ इन कथाओं का सर्वाधिक अंकन किया गया है। दूसरा जो है वो है बुद्ध का जीवन। बुद्ध के जन्म से लेकर महापरिनिर्वाण तक की घटनाओं का सजीव चित्रण इसमें किया गया है। गुफा संख्या 1 में बोधिसत्व पद्मपाणि और वज्रपाणि के चित्र जो है विश्वविख्यात माने जाते हैं। तीसरा जो विषय वस्तु है वो है मानवीय संवेदनाएं। यहाँ आध्यात्मिक विषयों के साथ साथ मानवीय भावनाओं को भी प्रमुखता दी गई है। गुफा संख्या 16 का मरणासन्न राजकुमारी का चित्र शोक और करुणा का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है, यानी मानवीय संवेदनाओं का भी चित्रण इसमें किया गया है। अगला जो विषय है वो है दरबारी और सामाजिक जीवन। चित्रों में राजाओं, विदेशी राजदूतों, संगीतकारों और आम जनजीवन की वेशभूषा व आभूषणों का सूक्ष्म वर्णन मिलता है, जो तत्कालीन इतिहास को समझने में मदद करता है। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि अजंता की चित्रकला अपनी फ्रेस्को तकनीक और प्राकृतिक रंगों के माध्यम से करुणा, प्रेम और शांति का वैश्विक संदेश देती है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है गंधार कला शैली की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। गंधार कला शैली में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है, उन्हीं विशेषताओं के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि गंधार कला शैली का विकास 1वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र यानी गंधार में हुआ। यह भारतीय और यूनानी कला का एक अनूठा मिश्रण है, जिसे अक्सर ग्रीको बुद्धिस्ट शैली भी कहा जाता है। इसे मुख्य रूप से कुषाण शासकों विशेष करके कनिष्क का संरक्षण प्राप्त था। अब देख लेते हैं कि गंधार कला शैली में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। पहली विशेषता है विदेशी प्रभाव। इस शैली में जो बुद्ध की मूर्तियां बनी हैं वो यूनानी देवता अपोलो के समान दिखाई देती हैं। इनमें बुद्ध के चेहरे पर यूनानी शारीरिक विशेषताओं का स्पष्ट प्रभाव पड़ा हुआ है। दूसरी जो विशेषता है वो है यथार्थवादी चित्रण। मूर्तियों में मांसल शरीर, घुघराले बाल, लंबे मूछें, बारीक नसों का यथार्थवादी अंकन जो है किया गया है। तीसरी विशेषता है इसकी वेशभूषा। बुद्ध को रोमन टोंका जैसे पाराभासी और लहराते हुए वस्त्र पहने दिखाया गया है, जिसमें वस्त्रों की सिलवटें बहुत स्पष्ट हैं। चौथी जो विशेषता उस सामग्री को लेकर के है। प्रारंभिक गंधार कला में नीले धूसर बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ, जबकि बाद के काल में स्टुको और मिट्टी का प्रयोग बढ़ गया। अगली जो विशेषता है वो मुद्राएं हैं। इस शैली में बुद्ध की मुख्य रूप से 4 मुद्राओं को दिखाया गया है: अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा, धर्म चक्र मुद्रा और भूमि स्पर्श मुद्रा।
यानी 4 मुद्राओं में बुद्ध को यहाँ पर दिखाया गया है। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आपको लिखना है कि गंधार शैली ने बुद्ध को पहली बार मानव रूप में सौंदर्यपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया। यह शैली न केवल धार्मिक परिवर्तन का प्रतीक थी बल्कि यह प्राचीन भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंधों का भी प्रमाण है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ खंड 100 कर लीजिएगा। एक खंड 100 है, इसमें आपसे दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 500 शब्दों में यहाँ पर देना है। देख लेते हैं कि यहाँ आपसे क्या पूछा गया है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि मंदिर वास्तुकला शैलियों की उदाहरण सहित विवेचना कीजिए, यानी मंदिर की जो वास्तुकला शैली है उसी के बारे में आपको बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे, भारतीय मंदिर वास्तुकला का विकास सदियों की कलात्मक यात्रा का परिणाम है। भौगोलिक स्थिति, उपलब्ध निर्माण सामग्री और क्षेत्रीय शासकों के संरक्षण के आधार पर इसे मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, नागर, द्रविड़ और बेसर शैली। सबसे पहले हम लोग नागर शैली के बारे में जानेंगे। नागर शैली जो है उत्तर भारतीय शैली है और यह शैली हिमालय से लेकर के विंध्य पर्वतमाला तक फैली हुई है। इसकी विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। नागर शैली के जो मंदिर होते हैं एक ऊंचे चबूतरे जिसको जगती कहा जाता है इस पर बने होते हैं। इसका मुख्य लक्षण इनका शिखर होता है जो ऊपर की तरफ पतला होता जाता है। शीर्ष पर एक गोलाकार आमलक और कलश होता है। मंदिर जो होते हैं गर्भगृह के सामने स्तंभों वाला एक हाल होता है जिसको मंडप के नाम से जाना जाता है। इस शैली में 4 दीवारी का प्रयोग नहीं किया जाता है और विशाल प्रवेश द्वार जो गोपुरम जिसको कहा जाता है ये भी इसमें नहीं होते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ये सभी जो है नागर शैली में ही बने हुए हैं। दूसरा जो शैली है वो द्रविड़ शैली है जो दक्षिण भारतीय शैली है। यह शैली जो है कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक विकसित हुई है। इसके विशेषताओं में जो सबसे प्रमुख है वो इसका गोपुरम है जिसको प्रवेश द्वार कहा जाता है जो अत्यंत भव्य बनाया जाता है। यहाँ शिखर के बजाय विमान होता है जो पिरामिडानुमा बहुमंजिला संरचना होती है। मंदिर परिसर जो है एक ऊंची 4 दीवारी से घिरा होता है और परिसर के भीतर एक जलकुंड भी पाया जाता है जिसको कल्याण मंडपम अनिवार्य रूप से बनाया जाता है, वहां पर ये पाया जाता है। उदाहरण देख लेते हैं। तंजावुर का जो बृहदेश्वर मंदिर है ये भी इसका उदाहरण है। मदुरै का मीनाक्षी मंदिर उदाहरण है और कर्नाटक में जो हम्पी मंदिर है यह भी इसका उदाहरण माना जाता है। तीसरी शैली देख लेते हैं जो मिश्रित शैली है जिसको बेसर शैली के नाम से जाना जाता है। यह विंध्य और कृष्णा नदी के बीच दक्कन के क्षेत्र में विकसित है और यह नागर और द्रविड़ शैलियों के मिश्रण से बना हुआ है। इसमें मंदिरों का जो आधार है और मंडप जो है वो अक्सर नागर शैली के जैसा होता है, जबकि जो विमान होता है और जो सजावट होते हैं वो द्रविड़ शैली से प्रभावित होती है। इस शैली में मंदिरों का आकार जो है अक्सर तारानुमा होता है जो इन्हें एक अनूठा रूप देता है। इसे चालुक्य शैली भी कहा जाता है। उदाहरण देख लेते हैं। बेलूर का जो चेन्नाकेशव मंदिर है, हलेबीडु का जो होयसल मंदिर है ये जो है इसके उदाहरण माने जाते हैं। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आपको लिखना है कि मंदिर वास्तुकला की ये शैलियाँ न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि एक प्राचीन भारत के गणितीय ज्ञान और इंजीनियरिंग कौशल और सौंदर्य शास्त्र की समृद्ध विरासत को दर्शाती हैं। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि स्तूप से क्या तात्पर्य है, उसके विभिन्न प्रकारों पर प्रकाश डालिए। सबसे पहले आपको बताना है कि स्तूप होते क्या है, फिर उसके कौन कौन से विभिन्न प्रकार होते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि स्तूप संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है ढेर या थूहा। बौद्ध परंपरा में स्तूप एक ऐसी पवित्र संरचना है जिसे बुद्ध या उनके प्रमुख शिष्यों के अवशेष जैसे अस्थि हो गया, दांत हो गया, इसको उसमें रखा जाता है। उनके द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं के ऊपर बनाया जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से स्तूप को बुद्ध के परिनिर्वाण यानी मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेने पर उनके ज्ञान का प्रतीक जो है माना जाता है। संरचनात्मक रूप से स्तूप एक अर्धवृत्ताकार गुंबद होता है जो ध्यान और श्रद्धा के केंद्र के रूप में कार्य करता है। अब देख लेते हैं कि स्तूप के कौन कौन से मुख्य प्रकार होते हैं। 4 मुख्य प्रकार होते हैं इसके। पहला है शारीरिक स्तूप। ये स्तूप सबसे अधिक पवित्र माने जाते हैं। इसमें साक्षात बुद्ध या उनके शिष्यों जैसे सारिपुत्र हो गए, महामुद्गलायन हो गए, इनके शारीरिक अवशेष रखे जाते हैं जैसे अस्थियां हो गई, दांत हो गए, बाल हो गए, नख हो गए, ये सब रखे जाते हैं और इसके ऊपर इसका निर्माण किया
जाता है। ये जो है सबसे श्रेष्ठ स्तूप माने जाते हैं। दूसरा जो स्तूप है वो है पारिभोगिक स्तूप। इन स्तूपों का निर्माण उन वस्तुओं के ऊपर किया जाता है जिन्हें बुद्ध ने अपने जीवन काल में उपयोग किया था। इसमें उनके भिक्षा पात्र, चीवर, आसन या लाठी जैसे अवशेष शामिल होते हैं। ये वस्तुएं बुद्ध की उपस्थिति का अनुभव कराती हैं। तीसरा जो प्रकार है वो है उद्देशिका स्तूप। इन स्तूपों का निर्माण बुद्ध के जीवन की किसी महत्वपूर्ण घटना या उनके द्वारा पवित्र किए गए स्थानों की स्मृति में किया जाता है। जैसे बुद्ध के जन्म लुम्बिनी में स्तूप जो बना हुआ है, ज्ञान प्राप्ति की जगह बोध गया में जो स्तूप बना हुआ है, प्रथम उपदेश की जगह सारनाथ में जो बना हुआ है, परिनिर्वाण कुशीनगर के स्थानों पर बने स्तूप जो है इसके उदाहरण माने जाते हैं। इनका उद्देश्य बुद्ध की शिक्षाओं और जीवन यात्रा को याद दिलाना है। जो चौथा प्रकार है वो संकल्पित या मनोती स्तूप है। ये आकार में बहुत छोटे होते हैं। भक्तों द्वारा अपनी मन्नत पूरी होने पर या आध्यात्मिक पुण्य कमाने के उद्देश्य से इसको बनाया जाता है। ये अक्सर बड़े स्तूप परिसरों जैसे सारनाथ या बोधगया के आसपास हजारों की संख्या में देखने को मिलते हैं। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आपको लिखना होगा कि स्तूप केवल पत्थर और ईंटों का ढांचा नहीं बल्कि यह बौद्ध दर्शन की गहराई को समेटे हुए हैं। जहाँ शारीरिक स्तूप श्रद्धा के केंद्र हैं, वही उद्देशिक पारिभोगिक स्तूप बुद्ध के ऐतिहासिक अस्तित्व का प्रमाण देते हैं। प्राचीन भारत की कला और संस्कृति को समझने के लिए स्तूपों का अध्ययन अनिवार्य है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।